अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, इसरार कसाना वंस अगेन। और आज उस हादसे के बारे में बात करनी है जो बड़ा ही जान का हादसा था। आपने सारी खबरें सुनी होंगी कि किस तरीके से पूरी मुल्क जो है, उसकी हमारी कौम जो है वो इस वक्त शौक में है। किस तरीके से एक हादसा हुआ, बहुत ही शदीद किस्म का, बिल्कुल जबकि ईद सर पे है। तो हर आदमी, कोई भी ऐसा नहीं है जो दिल गिरफ्ता नहीं है। बहुत ही बुरी हालत है पाकिस्तान के तमाम लोगों की, और बहुत शौक में है पूरी कौम। तो अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे जो चले गए, और लकीली 2 लोग बच गए। ये भी अल्लाह का मौजज़ा है। तो अल्लाह ताला उनको भी सेहत और आफियत में रखे, और जो चले गए उनके दर्जात बुलंद हों। और ये जो हादसा हुआ है ये बहुत से सवालात छोड़ गया है। हम ज़रा चाहते हैं कि इसका ज़रा तजिया किया जाए और देखा जाए कि ये हादसा हुआ कैसे है। और ज़ाहिर है कि मैं तो एक्सपर्ट हूँ नहीं, तो हमने इसीलिए कोशिश की है कि हम बात करें एक्सपर्ट्स के साथ, और इसी में आपके जो क्वेश्चंस होंगे हम उनको भी इंशाल्लाह एंटरटेन करेंगे। आप अपने क्वेश्चंस भी कर सकते हैं। और मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं जनाब विंग कमांडर जनाब जफर इकबाल साहब। पाकिस्तान एयरफोर्स में उनका ताल्लुक है, और बहुत ही ज़बरदस्त पायलट, और बहुत हमारे प्यारे दोस्त भी हैं। और अल्लाह ताला इनको सलामत रखे। ये पाकिस्तान के चंद उन एक्सपर्ट्स में से हैं जिनको आप टीवी पे भी देखते रहते हैं, और ये एक्सपर्ट मीन्स के वाकई एक्सपर्ट है। तो जफर इकबाल साहब, बहुत शुक्रिया जी। और आपके साथ हमें ज्वाइन कर रहे हैं कैप्टन उमैर। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। उमैर साहब, आप सुन सकते हैं मुझे? हैंड फ्री? यस जी, मैं आपकी, मुझे आवाज आ रही है आपकी। अच्छा, हैंड फ्री चाहिए मुझे। आप थोड़ा सा सेटल डाउन कर लें तो मैं फिर आपको ले लेता हूँ। तो हम शुरू करते हैं। जफर इकबाल साहब, सबसे पहले तो बहुत अफसोस की बात, बहुत बड़ा हादसा। और इसको जस्टिफाई तो किया नहीं जा सकता, लेकिन यह जाहिर है कि हादसा है, और बहुत सब लोगों को शौक में पहुंचा दिया है इसने। तो हाउ डू यू मेक ऑफ इट? बस बिल्कुल आपने सही कहा कि ये वो हादसा है जो कि होना ही नहीं चाहिए था। इसमें क्योंकि जहाज़ भी बिल्कुल ठीक था, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं था। 11 साल जहाज़ जो है वो बिल्कुल नया होता है। पायलट्स भी अच्छी तरह पीआईए ट्रेन करवाती है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के ऊपर करवाती है। उनके जो सिमुलेटर्स हैं वो बहुत अच्छे हार्ड होते हैं, उनको करवाते हैं। अच्छी प्रैक्टिसेस होती हैं, उसमें भी नहीं होना चाहिए। मेंटेनेंस भी बहुत अच्छी है, वाकई हादसा नहीं होना चाहिए था। और ये जो कल ट्रेन ऑफ इवेंट्स हुआ है ये बड़ा ही अजीबोगरीब सा है, और काश के ये वाक़या ना होता। तो मेरा ख्याल है वो आप बयान कर देंगे या मैं बयान करूं? नहीं, जो आप तो मुझे बताएं, क्योंकि जिस तरीके से आप बयान करेंगे जफर इकबाल साहब, मैं उसको उस तरह नहीं बयान कर सकता, बिकॉज यू आर एन एक्सपर्ट, यू आर अ टेक्निकल पर्सन, यू आर फ्लाइंग। जनाब जहाज़ तो कल जब चला है तो जहाज़ भी बिल्कुल ठीक था, और उसमें कोई टोटल घुल मिला के भी 100 लोग ही थे, जिसमें कि क्रू भी शामिल था और पैसेंजर्स भी शामिल थे। और वो ज़ाहिर है कि बड़ा हैवी टिकट पे करके उसमें सवार हुए थे। मौसम भी बिल्कुल सही था, हर चीज़ बिल्कुल फर्स्ट क्लास। सिर्फ एक इशू था कि ये पायलट्स जो हैं दोनों, वो बहुत देर के बाद जहाज़ में बैठे थे, काफ़ी देर के बाद। आमतौर पे जो आप गाड़ी में 1 साल के बाद भी बैठे ना तो आपको महसूस नहीं होता कि गाड़ी नई है या अजीब चीज़ है। लेकिन जहाज़ का ये है कि अगर आप 2-2 हफ्ते के बाद भी बैठे तो उसके कॉकपिट अजीब सी लगती है, उसके फीचर्स अजीब से लगते हैं। और जो स्टैंडर्ड है इंटरनेशनल, ये है कि अगर आप 18 दिन आपने फ्लाई ना किया हो तो आपको सिमुलेटर डी हो जाता है कि आप सिमुलेटर उड़ेंगे तो फिर जहाज़ में बैठेंगे। तो जो कि इस केस में नहीं हुआ। तो खैर वो मौसम ठीक था, हर चीज़ फर्स्ट क्लास थी। वो टेक ऑफ करके आए हैं। तो जो कम से कम मेरी इत्तलात हैं उसके मुताबिक ये था कि जहाज़ आखिर में जब वो लैंडिंग के लिए प्रोफाइल में आता है, एक टाइम होता है जहाँ से आपने जहाज़ को डिसेंट में डालना होता है, उसकी स्पीड एडजस्ट करनी होती है, ताकि आप जो रनवे से कोई 10 मील बाहर एक प्रॉपर जो कि चीज़ स्टिपुलेटेड है, लिखी हुई हाइट है और स्पीड है, उस पर पहुँचे, उसको कहते हैं आउटर मार्कर। तो वहाँ आके आप जहाज़ के पहिए नीचे करते हैं, पहिए नीचे करके आपको नज़र आ जाता है पहिए नीचे है, फ्लैप्स लोअर करते हैं, स्पीड को कंट्रोल करते-करते आप आते हैं, और इस जहाज़ की फाइनल अप्रोच स्पीड कोई 130 टू 140 नॉट्स है, नॉटिकल माइल, जो कि बड़ी कंफर्टेबल स्पीड। अच्छा, अब हुआ ये कि ये जहाज़ जब आया है ना, तो इसने यार लेट डिसेंट शुरू किया है या कुछ ही हाई आया है। आउटर मार्कर के ऊपर ये अपने
हाइट से काफ़ी ऊंचा था और स्पीड भी काफ़ी ज़्यादा थी। अब एयरबस 320 को जो कंट्रोल करने में बड़ा एफर्ट लगता है कि उसकी स्पीड कम की जाए, उसका मोमेंटम काफ़ी तेज़ी से चल रहा होता है। तो ये हाई आया है, हाई। और उसी मामले में जब ये पायलट्स आपस में बात कर रहे थे तो ये अपने पहिए नीचे करना भूल गए। तो वो जब एटीसी ने जहाज को देखा दूर से, वो तो उसने इसको कहा, उसको पहिए तो उसने नहीं देखे, वैसे उसने देखा कि बहुत ऊंचा आ रहा है जहाज। तो उसने इसको कहा है कि आप इस अप्रोच से लैंड कर सकेंगे। तो इन्होंने कहा हाँ, हम एडजस्ट कर लेंगे। तो इन्होंने जहाज को कोशिश की नीचे करने की, एडजस्ट करने की, और उस एडजस्टमेंट में, ये एडजस्टमेंट तो देखते रहे लेकिन पहिए नीचे नहीं किए जहाज के। तो जब जहाज नीचे आया है तो ये रनवे को स्ट्राइक किया है पहियों के बगैर, अच्छा, पहिए ऊपर थे। तो इसने एक दफ़ा स्ट्राइक किया है, जहाज बाउंस हुआ है, फिर दूसरी दफ़ा रनवे को स्ट्राइक किया है, फिर बाउंस हुआ है, और फिर उन्होंने थ्रॉटल खोल के पायलट्स ने जहाज को उठा लिया हवा में। और मेरे पास वो पिक्चर अगर होती तो मैं आपको ज़रूर भेजता, जिसमें कि आप देख सकते हैं कि जो जहाज के इंजन है वो नीचे से ब्लैक हुए उनका थे। रंग ही बदला हाँ, आग लगने के बाद। रगड़ कर तो दिया। उसके बाद जहाज ये उन्होंने जब गो राउंड करके हवा में ये ऊपर चले गए 3000 फुट के ऊपर, और इन्होंने पहियों को ऊपर नीचे करके चेक किया है कि पहिए ऊपर नीचे आ रहे हैं कि नहीं। और फिर एक होता है कंट्रोलेबिलिटी चेक, कि क्या जहाज कंट्रोल में है कि नहीं, ये फ्लाई हो रहा है कि नहीं, इसके कंट्रोल में कोई प्रॉब्लम तो नहीं। तो इन्होंने देखा है कि जहाज ठीक है, तो ये फिर लैंडिंग के लिए आए हैं। तो जब ये लैंडिंग के लिए आए हैं तो इन्होंने जब वो टर्न किया है, जिसको आप बेस लैग कहते हैं, कि आप जहाज जिसके बाद आपने फाइनल अप्रोच पे टर्न करना होता है, जब इन्होंने टर्न किया है तो इनके इंजन दोनों जो हैं वो फेल हो गए। अच्छा, वो फेल क्यों हुए हैं कि जब इन्होंने ग्राउंड को हिट किया था, जब ग्राउंड को हिट किया था तो उसके में कई चीज़ें ज़मीन से अंदर चली जाती हैं, क्योंकि जहाज के इंजन लो होते हैं, नीचे स्लंग होते हैं, उसके नीचे, विंग के नीचे होते हैं। तो वो जहाज, इसलिए वो दोनों भी एक वक्त फेल हो गए इंजन। और जब वो फेल हुए हैं तो चूंकि वो, हम उसको कहते हैं डर्टी कन्फिग्रेशन। क्लीन कन्फिग्रेशन होती है जिसमें पहिए और फ्लैप्स ऊपर होते हैं, और डर्टी कन्फिग्रेशन होती है जिसमें पहिए और फ्लैप्स नीचे होते हैं। तो वो नीचे से जब हो तो स्पीड बड़ी कम होती है जहाज की, उसको वो ग्लाइड नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता। तो जब वो इंजन दोनों फेल हुए हैं तो वो जहाज पत्थर की तरह नीचे आ गया, और नीचे आके वो बिल्डिंग में टकरा गया, और उसके बिल्डिंग के ऊपर गिर गया जहाज। ठीक है। और वो मेरे दो बंदे जो हैं, एक तो उसमें ऐसा शॉक से बाहर गिर गया और आगे बैठा था, और दूसरा जो है वो खुद भाग के बाहर गिर गया, और जहाज जो है वो बिल्कुल तबाह बर्बाद हो गया। तो मेरा ख्याल है जहाज बिल्कुल ठीक था, मौसम भी बिल्कुल ठीक था। तो शायद वो चूँकि एक जो गलती हुई कि जो जहाज हाई आया और हाई स्पीड पे आया, तो वो पायलट्स उसमें आपस में लग गए बातचीत करने, और वो तीसरी गलती हो गई कि वो भूल गए कि पहिए को नीचे करना। इसको हम ये भी कहते हैं कंट्रोल्ड फ्लाइट इनटू टेरेन, CFIT, कि हर चीज़ ठीक होती है और आप किसी और चीज़ में ध्यान देके जहाज को नीचे गिरा देते हैं। और ये इस तरह का पहला मामला नहीं है, पहले भी कुछ 1990 के आसपास, नहीं नहीं 1986 में एक बोइंग 747 PIA का, जो कि कराची से पिंडी आ रहा था, चिकलाला वो उतरा, और वो भी आपस में सिर्फ बातें कर रहे थे, और वो उसके पहिए ऊपर रह गए। अच्छा, अब ये है कि जब जहाज के पहिए ऊपर होते हैं तो आपको इंडिकेशन देता है, जहाज चीखता है, चिल्लाता है। एक तो ये है कि उसकी जो लाइट्स होती हैं, अगर पहिए नीचे हैं तो 3 ग्रीन लाइट्स होती हैं, ऑन जाती हैं, तो वो ऑन नहीं होती। दूसरा होता है कि एक रेड लाइट फ्लैश करती है, जिसके नीचे लिखा होता है गियर वार्निंग लाइट, वो भी फ्लैश कर रही होती है। तीसरा एक हॉर्न होता है जो कि बज रहा है, टॉ 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 हॉर्न बज रहा होता है। तो वो सारी चीज़ें हो रही थी, लेकिन चूंकि रूटीन में आप आते हैं और पहिए नीचे करते हैं, पहिए नीचे आते हैं, और सब कुछ नॉर्मल हो रहा होता है, तो उस दिन पहिए नीचे नहीं होते, तो भी आपको लगता है कि इंडिकेशन ग्रीन ही है, और रेड लाइट आप समझते हैं पता नहीं किस चीज़ की है, और हॉर्न को आप डिसरिगार्ड कर देते हैं, क्योंकि हर रोज़ आप पहिए नीचे करते हैं, आपने सैकड़ों दफ़ा ये काम किया होता है। तो उस दिन भी मैं बल्कि किस्मत से वहाँ खड़ा हुआ था, और मैं देख रहा था, और विजिबिलिटी थोड़ी कम थी, वो जहाज आया दूर से लैंड कर गया, मुझे नहीं नजर आया कि पहिए उसके हैं या नहीं। वो उतर के रनवे पे खड़ा हो गया, तो फिर मैं भाग के जाके ATC को किया कि जहाज चलता क्यों नहीं है। उसने कहा चल नहीं सकता, क्योंकि ये पहिए ऊपर करके लैंड कर गया। तो इसी तरह ये भी इस तरह हो गया कि वो आपस में बातों में महव थे, और उनको महसूस ही नहीं हुआ कि पहिए ऊपर रह गए हैं, और इसमें ना ये बेसिकली समझे। गुजर इकबाल साहब, क्या आप समझते हैं कि ये पायलट की फॉल्ट है?
जी दोबारा मुझे आपकी समझ नहीं आई आवाज़। मैंने कहा आप समझते हैं कि पायलट की फॉल्ट है, ह्यूमन एरर है? देखने में तो पायलट एरर ही नज़र आता है, क्योंकि जहाज़ बिल्कुल ठीक-ठाक वहाँ से आया है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, ना पायलट ने किसी चीज़ को कंप्लेन किया, आखिर तक किसी चीज़ का कंप्लेन नहीं किया उन्होंने। और वो जो एटीसी की और उनकी बातचीत है वो भी यही है कि एटीसी उनको कह रहा है कि आप इस अप्रोच से लैंड कर सकते हैं, वो कहते हैं हाँ हम लैंड कर सकते हैं। तो जब वो नीचे आ जाता है तो फिर वो कहता है आप बैली लैंड करना चाह रहे हैं कि पहिए नहीं है, तो तब उसको एहसास होता है कि पहिए नहीं है और वो जहाज़ वैसे भी लो होता है। तो मेरे ख्याल में यही हुआ है कि वो इसको मिस आउट कर गए हैं इस चीज़ को, ठीक है। अच्छा, आप पहिया ज़रा नीचे करने मेरे साथ ही रहें ज़फ़र इकबाल साहब, मैं ज़रा थोड़ा-सा जी। बात करता हूँ अपने दोस्त जनाब कैप्टन उमैर से। वो भी फ्लाई करते रहे हैं, उनसे भी ज़रा बात करके देखते हैं कि वो क्या कहते हैं, उनकी ओपिनियन क्या है। उमैर भाई, अस्सलाम वालेकुम। जी किसाना साहब, वालेकुम सलाम। गुड टू हियर यू आफ्टर लॉन्ग टाइम। थैंक यू वेरी मच जी, कैसे हैं आप? थैंक यू। अल्लाह का शुक्र है। थोड़ा-सा अगर आप करीब हो जाएँ कैमरे के, ताकि हम आप आपको ठीक मज़ीद कुर्बत आपकी महसूस कर सकें। आप ठीक है? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये अच्छा। बताएँ उमैर भाई कि आपका भी बड़ा एक्सपीरियंस है माशाल्लाह, आप भी फ्लाई करते रहे हैं। तो व्हाट इज़ योर टेक ऑन इट? अ, बड़ा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है, मैं तो कहूँगा ऐसे नेशनल ट्रेजेडी है ये। और सबसे पहले बताता चलूँ कि कैप्टन हारून, सॉरी, कैप्टन सज्जाद गुल के साथ जावेद मेरा के दोस्त हैं। सज्जाद गुल के साथ मेरा 30 साल हमने इकट्ठे गुजारे। हाँ, और उन्होंने बड़ी मेहनत की पीआईए ज्वाइन करने के लिए। उन्होंने 1988 के अंदर अपना कमर्शियल पायलट लाइसेंस लिया। फिर उन्होंने अपने फ्लाइंग आवर्स बिल्डअप किए और मल्टी इंजन की रेटिंग ली। और करते करते उन्होंने एएलटीपी का लाइसेंस लिया और 96 के बैच में उनकी इंडक्शन हुई पीआईए में। जी। और उनकी एक बड़ी दरीना ख्वाहिश थी कि मैं पीआईए ज्वाइन करूं। और आफ्टर ऑल वो दिन आ गया कि उन्होंने एज ए फर्स्ट ऑफिसर होकर पे पीआईए ज्वाइन कर लिया। तो उनके कुछ 17,000 घंटे थे और इस जहाज़ के ऊपर 4,000 घंटे थे एज ए पायलट इन कमांड। जी। तो दिस अनफॉर्चुनेट फ्लाइट पाकिस्तान 303। अब इसमें तो पिक्चर इज़ वेरी मच क्लियर कि ब्लैक बॉक्स की भी हमें ज़रूरत अभी शायद ना हो। अगर आप इसकी सॉर्टी के दौरान सारी जो कन्वर्सेशन है, जी हाँ। जहाज़ जब फ्लाइट इंफॉर्मेशन सेंटर एफआईसी जिसे कहा जाता है, 5 नॉटिकल अवे फ्रॉम कराची जी। इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वहाँ से देखा जाए कि ये पीछे क्या कन्वर्सेशन करते आए हैं। उसके बाद ये रडार से कन्वर्ट हो जाता है, कंट्रोल टावर के पास आ जाता है। कंट्रोल टावर वाले ने कि जो मैंने वो आरटी सुनी है, तो इस जस्ट 2 मिनट्स ड्यूरिंग कि टोटल 2 मिनट के अंदर अंदर ये क्रैश कर गया है। अब वो आरटी के अंदर ये पहले बताया, एक तरीका होता है कि अगर विजिबिलिटी हमारा पुअर हो तो वो वी और लेट डाउन कहते हैं हम उसे। जी। वो बाकायदा प्रोसीजर होता है। तो उसको फॉलो करते हुए जब जहाज डाउन विंड पे आता है पैरेलल टू रनवे, तो उस वक्त लैंडिंग गियर्स आप डाउन कर लेते हैं। ये चीज स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, आप अपने चेकलिस्ट के मुताबिक अपने लैंडिंग गियर्स डाउन करते हैं, ऑल ग्रीन्स, और को पायलट उसको कंफर्म करता है। तो अब उसकी इंडोर्समेंट के बाद ये चेकलिस्ट सबसे पहला पॉइंट होता है ये। और मीनवाइल मैं तो देखता हूँ कि ये जब डायरेक्ट चूंकि आ रहा था और उसने रिपोर्ट किया कि वी हैव एस्टेब्लिश्ड ऑन आईएलएस लोकलाइजर, जो कि 3 डिग्री ग्लाइड स्लोप के ऊपर ये जब एस्टेब्लिश हो गया, तो डेट मीन्स को उसको रनवे 250 उसने क्लियर कर दिया। उसको क्लियरेंस मिलने के बाद वो जब 3500 फुट से उसने 3000 फीट रिपोर्ट किया है, तो वहां पे आके उसने, मेरा ख्याल है कि लैंडिंग गियर्स डाउन करने की कोशिश की और उसने जब लैंडिंग गियर्स डाउन नहीं हुए, तो ये माल फंक्शन हुआ है, लैंडिंग गियर्स डाउन नहीं हुए। उसके बाद ऑल ऑफ ए सडन वो रिपोर्ट करता है कि आई हैव लॉस्ट बोथ द इंजन्स। तो उस जब लैंडिंग गियर्स डाउन, अगर उसको तो उसने टाइम गेन करने की कोशिश की है। एटीसी ने उसको ये भी कहा है कि आप जो उसने गो राउंड की रिक्वेस्ट की है, और गो राउंड के लिए उसको उन्होंने लेफ्ट टर्न 110 के ऊपर उन्होंने क्या मेंटेन जिस हेडिंग, और मेरा ख्याल वी और लेट डाउन उसको कराना चाहता था। तो एक सर्कल के अंदर उसको अगर मिल जाती, क्योंकि मेरा ख्याल पीछे से एक और फ्लाइट भी आ रही थी। अब उस सारे अरसे के दौरान जब उसको पता चला कि मेरी दोनों इंजन भी कोलैप्स कर गए हैं, तो उसने दोबारा आरटी के ऊपर ये रिक्वेस्ट की है कि मैं आई विल गो फॉर लैंडिंग, क्योंकि मेरे इंजन नहीं काम कर रहे।
तो टार्मेक ने पूछा है उससे कि वुड यू गो फॉर बैली लैंडिंग, तो उसने कंफर्म सिर्फ कहा है, और उसके बाद ऑल ऑफ अ सडन मेडे की कॉल आती है और जहाज देखते हैं कि और स्टॉल कर जाता है, और उनकी जो पहले देखिए टेल टकराई है, उसके बाद नोज बाद में नीचे आई है। तो ये शो करती है कि कैप्टन सजाद गुल ने कोशिश पूरी की है कि फ्लेयर हाइट्स के ऊपर उसने अपने आप को पुल किया है ऊपर, और जहाज आखिरी वक्त तक, अगर ये नीचे खुदा ना ये घर ना होती, ये आबादी ना होती, तो मेरा ख्याल ये शायद सेफली लैंड कर देता और इतना नुकसान ना होता। लेकिन लेकिन कैप्टन साहब, ये जो कहा जा रहा है कि उसकी हाइट बहुत ज्यादा थी, यानी 3000 और 3500 तक भी लोग कह रहे हैं, तो वो आप समझते हैं कि 5 नॉटिकल माइल्स पे इतनी हाइट मुनासिब थी? नहीं, 5 नॉटिकल माइल्स या 10 नॉटिकल माइल्स के ऊपर ऑलरेडी, चूंकि वो ग्लाइड स्लो पे एस्टेब्लिश जहाज उस वक्त ही होता है जबकि अपनी वो ना वो ओवरशूट कर रहा होता है ना अंडर शूट कर रहा होता है। तो इवन अगर आइलस का नाम मतलब ही यही है कि वो अपनी हाइट मेंटेन कर रहा था, और 500 फीट बड़ी नॉमिनल सी है। अगर वो ये तो आउट ऑफ क्वेश्चन है कि जब उसने कह दिया कि मैं आइलस पे एस्टेब्लिश हो चुका हूँ, तो दैट मीन्स कि वो अपनी हाइट मेंटेन कर रहा था। और मेरा ख्याल है कि स्पीड का जहाँ तक तल्लक है, हाँ वो भी आप अकॉर्डिंगली उसको एडजस्ट करते हैं। अगर आप ओवरशूट कर रहे हो तो फिर आपको स्पीड थोड़ी सी रिड्यूस करनी पड़ती है, वैसे ही 75% पावर पे होता है। तो ये जो लर्निंग गेयर्स का इशू हो गया, उसके बाद ये तो चेक करना, एयरबस इंडस्ट्री ब्लैक ब्लैक बॉक्स आएगा, फ्लाइट रिकॉर्डर होता है, उसके अंदर सारी कन्वर्सेशन आएगी कि क्या चीज़ें 2-3 मिनट के अंदर क्या कुछ हुआ, जहाज में सारा सारा वाकया इंसिडेंट, ये 2 से 3 मिनट लगे हैं उसको होते हुए। तो आप और ये आप ह्यूमन एरर कितना समझते हैं कि इसमें कितना ह्यूमन एरर है और कितना टेक्निकल एरर? टेक्निकल, अभी ये बर्ड हिट की बात कर रहे हैं लोग के जी, इसने शक कर लिए बर्ड्स, तो बर्ड आई डोंट थिंक सो, आउट ऑफ क्वेश्चन है, इसको बिल्कुल रूल आउट कर देना चाहिए। बर्ड हिट की जो बातें लोगों ने की है यहाँ पे, बर्ड हिट होता तो बिल्कुल पायलट कंफ्यूज हो जाता। आपको आरटी के अंदर बिल्कुल कहीं कंफ्यूजन नजर नहीं आई है, इट वाज वेरी स्मूथ। 15 सेकंड्स के डिफरेंस पे को पायलट ने सारा कुछ बयान कर दिया कि ये 1 2 3 दिस हैड हैपन। तो ये अभी निकाले बड़ा अपना डाटा वहां से, एटीसी पे रडार पे सब रिकॉर्डेड है। तो उसमें अब अगर ये आएगा, आप समझते हैं कि ये जो आपका फ्लाइट डाटा है सारा इसका ब्लैक बॉक्स का, उसके अंदर इसका आल्टीट्यूड भी आ जाएगा, आरपीएम भी आ जाएगा, स्पीड भी आ जाएगी, और वो आपको पिक्चर वुड बी वेरी क्लियर। आई डोंट नो अब एयरबस इंडस्ट्री ये चीज़ें हमें कब देती है कब बताती है, लेकिन उससे पहले इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप सिविल एविएशन के हाथ में गेम है कि टारमेक पे जाके जो इनकी पिछली सारी कन्वर्सेशन है पिछले आधे घंटे की, हाँ। और वो सारी यहाँ पे होगी हमारे पास। उसमें नवाबशाह पे से जब ये पाकिस्तान एंटर हुआ है वहाँ से होगी, फिर ये लाहौर से जब इसने टेक ऑफ किया है टारमेक की, वो सारा एक एक चीज़ सारे इनके पास है। ये चीज़ें बड़ा आसान है, इसको इसको हल करना मुश्किल नहीं है। ठीक है, चले मैं ज़रा ये ज़फ़र इकबाल साहब से भी पूछता हूँ कि उनका क्या ख्याल है इस हवाले से। उनकी आवाज़ में थोड़ी सी डिस्टॉर्शन आ रही है। जी ज़फ़र इकबाल साहब, आप सुन सकते हैं मुझे? जी बिल्कुल सुन सकता हूँ। अच्छा, अब आपकी आवाज़ में थोड़ी सी बेहतरी जी हाँ तो मैं। आई है। हाँ अच्छा ज़फ़र इकबाल साहब, मुझे ये आप बताइए, थोड़ा सा कैमरे के सामने हो जाएं आप, थोड़ा सा मुझे ये बताएं कि जी बिल्कुल। जो सूरत हाल अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, इसमें जो हाइट की बात आ रही है, कई लोग कह रहे हैं कि हाइट बहुत ज्यादा थी, यानी 5 नॉटिकल माइल्स पे जी अगर 6000 या 3500 फीट पे ऊपर वो है, तो उसको 1500 तक होना चाहिए था। तो आप इससे एग्री करते हैं, इस सजेशन से? अब थोड़ा सा जरा कैमरे से थोड़ा सा पीछे हो जाए। जी। जी, यहाँ पे। अब ठीक है। जी ठीक है, जी बिल्कुल ठीक, अब ठीक है। बिल्कुल ठीक है। जी ठीक है। प्लीज गो अहेड। जी जी, फरमाइएगा जी। सही। अब पूछिए, बात पूछिए अपनी। मैं ये पूछ रहा हूँ कि जो हाइट का, लोग कह रहे हैं कि हाइट ज्यादा थी जहाज की, यानी 3000 या 3500 कह रहे हैं कि फीट तक था, 5 नॉटिकल माइल्स पे। तो आप इसे एग्री करते हैं कि उसकी हाइट ज्यादा थी उस वक्त जब वो लैंड कर रहा था? कुछ गड़बड़ लग रही है टेक्निकल।
आप सुन सकते हैं जफर इकबाल साहब? हेलो। मैं आपको इस चीज का जवाब दे दूं आपको? जी जी प्लीज कैप्टन। जो हमारा इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम ILS कैटेगरी 1 2 3 उसमें तो इट इज़ वेरी क्लियर कि आप जब उस पे ILS पे एस्टेब्लिश हो जाते हैं 3 डिग्री ग्लाइड स्लोप के ऊपर, तो हाइट अगर यस वो नहीं हाइट की बात नहीं है, वो आप एस्टेब्लिश ही एक सर्टेन हाइट के ऊपर उसी वक्त एस्टेब्लिश होते हैं। एक एंगल है, अगर आप थ्रेशोल्ड से लेकर 3 डिग्री पीछे जाएं तो उसमें अप्रोप्रिएट हाइट पे आता है। इवन अगर आपका ILS सिस्टम काम नहीं कर रहा तो आपके पास रनवे के ऊपर लाइट्स आपको इस तरीके से फॉर्म की होती हैं, लैंडिंग लाइट्स, उसमें आपको बड़े क्लियर पिक्चर है। दो अंदर की ग्रीन लाइट होती है, बाहर की रेड लाइट होती है। अगर आप अंडरशूट कर रहे हैं तो वो सारी लाइटें ग्रीन हो जाती हैं, अगर आप ओवरशूट कर रहे हैं तो वो लाइटें रेड हो जाती हैं। तो इसको ये तो बड़ा आसान है। और वो तो अगर आप यानी इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम तो बड़ी प्रिसिशन अप्रोच थी, तो हाइट आई डोंट थिंक तो हाइट का कोई इशू था। अच्छा जी। तो अच्छा, दूसरा ये जो भी आपने डिस्कस किया कि बिल्डिंग्स की, तो जो इर्द गिर्द बिल्डिंग्स हैं वो भी फैक्टर हो सकती हैं उमर साहब? बिल्डिंग से मुझे आज से 2 साल पहले मैंने कराची के जो बैक साइड का एरिया है सारा, यहाँ से मैं मलीर से होते हुए जो पैरेलल टू रनवे और पीछे की साइड है, वहाँ पे आज से 10 साल पहले यहाँ पे तो कोई घर भी नहीं होता था यहाँ पे। लेकिन मैंने एक कंक्रीट का स्ट्रक्चर मैंने देख के हैरान रह गया कि पिछले 20 सालों के अंदर अंदर यहाँ पे इतनी आबादी बढ़ गई है कि रनवे की सराउंडिंग्स में बिल्कुल कोई जगह ऐसी नहीं छोड़ी, ग्राउंड कोई चीज़ अगर जहाँ पे अगर कोई खुदा न खास्ता इमरजेंसी हो जाती है तो जहाज़ को कोई ऐसी फील्ड मिल जाए कि उसमें आप लैंड कर सकें। और मेरा ख्याल है कि ये अब क्योंकि बड़ी कराची के लिए इसको रनवे को, लाहौर का रनवे, ये दोनों जगह यहाँ पे अगर वक्त आ गया कि इनको यहाँ से इस आबादी वाले इलाके से निकाला जाए, शिफ्ट किया जाए। चले मैं जरा कैप्टन साहब, मैं जरा जफर इकबाल साहब को भी देखूं कि उनकी आवाज़ जरा बेहतर हुई है कि नहीं हुई। तो आवाज़ आ रही है जफर इकबाल साहब आपको? जी हाँ, आवाज़ आ रही है, बस वो कनेक्शन ऑफ एंड ऑन चल रहा है। अभी अपना कैप्टन उमैर साहब की भी अभी आप सुन सकते हैं? जी आप बोले, आपको आवाज़ आ रही है? जी मैं सुन सकता हूँ, लेकिन वो जैसे आप मुझे सुन रहे थे कि आवाज़ डिस्टॉर्शन सी है वैसे है। अच्छा, लेकिन मुझे आवाज़ आ रही है अभी। मैं करीब होके आपको बताता हूँ कि आप जरा मुझे बताइए, एयरपोर्ट के इर्द गिर्द जो बिल्डिंग्स हैं उनका वहाँ पे जो पिछले दिनों में मशरूम ग्रोथ हुई है पिछले सालों में, चंद सालों में, उसका भी कोई फैक्टर है ये इस पूरी ट्रेजेडी में? असल में तो एक ना उसको हम कहते हैं फनल एरिया होता है कि जब आप जो जहाज में बाहर से आते हैं तो आप ऐसे समझें जैसे एक फनल बन रहा है और उसको आप नज़दीक लाते जाएं, वो आके ना रनवे के शुरू में आके फनल टोटली पतली हो जाए, तो इसको फनल एरियाज कहते हैं, जिसमें से जहाज़ों ने आना होता है और लैंड करना होता है। और जो आईकाओ है यानी इंटरनेशनल सिविल जो है ऑर्गेनाइजेशन और सिविल हमारी एविएशन, उनके प्रॉपर रूल्स बने हुए हैं कि जी आप के किस तरीके से वो हाइट स्टेडीली आप बिल्डिंग्स की ऊपर से नीचे ला सकते हैं और कम होनी चाहिए, वो रूल्स मौजूद हैं और उसके मुताबिक ही तकरीबन ये बिल्डिंग्स बनती हैं। और बहुत सारे आप देखेंगे जो ममालिक हैं उसमें ये बिल्डिंग्स रनवे के शुरू में आखिर में होती हैं। हाँ, अच्छी चीज़ तो ये है जो कम से कम जिस तरीके से ये एक्सीडेंट्स हो रहे होते हैं, क्योंकि टेक ऑफ लैंडिंग्स जो है वो बहुत ही क्रिटिकल टाइम होता है, तो और उसके ऊपर जहाज़ भी नीचे उड़ रहा होता है और उसकी स्पीड भी कम होती है, रिएक्शन टाइम भी कम होता है। तो मेरे ख्याल में अगर मैं कहूँ तो मेरे ख्याल में तो 20-30 मील दूर तक कोई बिल्डिंग नहीं होनी चाहिए फनल एरिया में, लेकिन जो रूल्स है उसके मुताबिक तो वो सही है। लेकिन जब कोई ऐसा इंसिडेंट होता है तो फिर आदमी को देखे ना, वहाँ तो रूटीन में लैंडिंग टेक ऑफ हो रही होती हैं, दिन में पता नहीं कितने जहाज आते हैं और कितने अभी तक कराची एयरपोर्ट के ऊपर लाखों लैंडिंग टेक ऑफ हो चुके होंगे और कभी ये प्रॉब्लम नहीं हुआ।
और आप जब ये आज मसला हुआ है तो ये ऐसा लगता है कि बिल्डिंग्स का होना बहुत बुरी चीज़ है। लेकिन हाँ, मैं तो यही चाहूँगा कि बिल्कुल ही फनल जो है वो 20-25 मील दूर तक क्लियर हो, लेकिन जो रेगुलेशंस बनाई हुई हैं उसके मुताबिक तो चीज़ें ठीक है, लेकिन ना हो तो बेहतर है। लेकिन जो आपने पहले थोड़ी देर पहले बात बताई थी कि 1 साल के बाद पायलट साहब ने ये जहाज उड़ाया है, तो इसका कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? ये तो क्रिमिनल नेग्लिजेंस है अगर हुई है। देखें, मैं यही कहूँगा कि जिस तरह कैप्टन उमैर साहब ने फरमाया कि ये बात बिल्कुल ठीक है कि ये अभी हम जो बात कर रहे हैं ना, इसमें बहुत सारा अटकल पच्चू भी आता है, हालांकि मामला तकरीबन साफ ही है, तकरीबन साफ है। जैसे कहा कि ये अगर बड़ा आसान काम है कि आप लाहौर से लेकर वहाँ तक की सारी उनकी रेडियो कॉल्स उठा लें और जहाज़ की प्रोफाइल को देख लें, तो ये तकरीबन बिल्कुल क्लियर केस ही है। लेकिन ये जो है ना, मैंने एक कोर्स किया था इंग्लैंड में, एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन कोर्स, तो उसका ना उन्होंने हमें एक बात बताई थी कि जब आप इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो आप जिम्मेदार वो नहीं आप ठहराते कि कौन जिम्मेदार है कौन नहीं है। तो ये फिर बाद में ना स्टेट का काम है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स का काम है कि वो असाइन करें। तो मेरे लेवल पे जो है ना कि ये कहना कि जी फलाने को पे जिम्मेदारी डाल दी जाए, मेरा ख्याल है ये दुरुस्त नहीं होगा। ये एक ऐसा काम है जो कि इंक्वायरी के बाद ही स्टेट को करना चाहिए। लेकिन ज़फ़र इकबाल साहब, मुझे ये बताएं कि आपको याद होगा हमने वो जो एयर ब्लू की लैंडिंग हुई थी और उसमें क्रैश हुआ था, उसके ऊपर भी प्रोग्राम्स किए थे। उसके बाद भी जो जो हादसे हुए उसके ऊपर भी प्रोग्राम्स करते रहे, लेकिन कभी कोई इंक्वायरी रिपोर्ट आज तक सामने नहीं आई। तो इसका क्या बनेगा? एक और इंक्वायरी रिपोर्ट आ जाएगी, वो भी शेल्फ हो जाएगी, उसका भी कोई पता नहीं चलेगा, मीडिया भूल जाएगा, आप लोग भूल जाएंगे, हम लोग भूल जाएंगे। अल्लाह खैर। साना साहब, ये बड़ी बदकिस्मती है कि पाकिस्तान में कोई इंक्वायरी रिपोर्ट जो है वो सामने ठीक तरह नहीं आती, ना उस पर अमल होता है। वो आमतौर पे मैंने देखा इसलिए होता है कि जो इंक्वायरी करवाने वाले होते हैं वही लोग होते हैं जो उसके जिम्मेदार होते हैं सारे ट्रेजेडी के। जिस तरह आप समझें कि मशरकी पाकिस्तान जब अलहदा हुआ तो उसकी जिन्होंने इंक्वायरी करवानी जिनको ब्लेम था वही उस वक्त प्रेसिडेंट थे और चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर थे, तो वो हमूद रहमान कमीशन रिपोर्ट दबा ही दी गई जब तक कि वो इंडिया में आके वो नहीं हुई, जाहिर हुई। एयर ब्लू की रिपोर्ट आई थी बड़े शोर शराबे के बाद, बड़े हंगामे के बाद उस रिपोर्ट आ गई थी, ठीक है। और उसमें खैर उसमें भी डे वन से क्लियर था कि पायलट की गलती है, पायलट ने प्रोसीजर फॉलो नहीं किया था जो कि लिखा हुआ प्रोसीजर था। अगर वो लिखा हुआ प्रोसीजर फॉलो करता तो वो 5 मील से ज्यादा रनवे से दूर उसको जाना ही नहीं चाहिए। अगर उसको रनवे नजर आता है, नहीं आता तो मिस्ड अप्रोच करे, गो राउंड करे, हाइट पे क्लाइम कर जाए। उसने प्रोसीजर को वायलेट किया, ठीक है ना। तो यहाँ भी यही लगता है कि जो प्रॉपर प्रोसीजर्स है, जो चेक्स हैं, वो वायलेट हुए, क्योंकि वरना फिर पहिए ऊपर ना होते इसका कोई इशू नहीं था क्योंकि उसमें बहुत सारे चेक्स एंड बैलेंसेस हैं कि आपने चेकलिस्ट होती है, वो आप पढ़ते हैं, वो कहता है गेयर्स डाउन, चेक 3 ग्रीन्स, फलाना हर चीज़ 2-3 दफ़ा चेक करते हैं। वो नहीं हुआ अपेरेंटली। और कम से कम जो मेरी थोड़ी सी इंफॉर्मेशन है वो इस मामले में वेरिड है। मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक वो आया है जहाज़, हाई आया अप्रोच पे, उसके पहिए ऊपर थे, उसने हाई अप्रोच को जहाज़ को नीचे पुश करने की कोशिश की है, फिर वो जहाज़ हिट किया है रनवे से, फिर उसने गो अराउंड किया, फिर वो दोबारा जाके जहाज़ वापस आया और उस दौरान में प्रॉब्लली उसको का प्रॉब्लम हुआ है। लेकिन ये है कि ये अभी एक्चुअली हम बहुत जल्दी सारी बातें कर रहे हैं। ये अगर चंद दिनों में ही चीज़ क्लियर हो जाएगी, क्योंकि बाय दैट टाइम वो पूरी आरटी सामने आ जाएगी, जहाज़ की प्रोफाइल, ये बहुत इजीली क्लियर हो जाएगा ये एक्सीडेंट। ठीक है, चलें कैप्टन उमैर साहब से बात करते हैं। उमैर साहब, ये जो भी बात कर रहे थे ज़फ़र इकबाल साहब, आप इसे एग्री करते हैं कि जो हमारा जो स्टैंडर्ड है पायलट्स का, वो उस तरह का नहीं रहा जो कि अब इंटरनेशनल लेवल पे हम देखते हैं? हमारे पायलट्स, हमारे जो स्टाफ के लोग हैं, वो अब उस तरह के ना सिविल एविएशन में लोग पहले जैसे रह गए हैं, ना पीआईए में इस तरह के रह गए हैं। उसको चीज़ों को कैजुअल भी लेते हैं और ये भी नहीं देखते कि उनकी वजह से कितने लोग उनके साथ ट्रैवल कर रहे हैं और उनके साथ कितने खानदान जो जुड़े हुए हैं। तो क्या आप समझते हैं कि इट इज लैक ऑफ प्रोफेशनलिज्म व्हिच इज एक्चुअली कॉजिंग दिस काइंड ऑफ ट्रेजेडी? इसमें बात ऐसे है कि मैं तो कहूँगा कि जहाँ तक पायलट्स की ट्रेनिंग और जहाँ तक उनकी प्रोफेशनलिज्म का ताल्लुक है, उसमें कोई मेरा ख्याल कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया जाता है। पायलट्स के कोर्सेज होते रहते हैं, सिमुलेटर कोर्सेज होते हैं, वो अपडेट करते रहते हैं। तो
अब बात आती है यहाँ पे जो वो कंपनी जो जिसको आइदर इट वाज PIA या कोई और कंपनी थी जो इसकी एयरबस ये जो बाद में लीज पे ली हुई है इसकी मेंटेनेंस को लुक आफ्टर कर रही थी। ये देखना पड़ेगा हमें सबसे ज़्यादा कि यहाँ पे कौन लोग थे इसके पीछे। PIA खुद इसको हैंडल कर रही थी या उसने आउटसोर्स किया हुआ था। तो अभी बात यहाँ भी आ जाती है इसमें एयरक्राफ्ट के अंदर जब एक्सीडेंट होते हैं तो इंश्योरेंस कंपनी भी उसकी पूरी कोशिश होती है कि ये पायलट एरर डिक्लेयर की जाए और ताकि जो इंश्योरेंस ना देनी पड़े। या बिल्कुल वो तो पूरी उनकी कोशिश होती है और हर तरीके से कोशिश वो करते हैं कि ये बड़ा सिंपल है कि पायलट की अगर डेथ होगी है तो इसको पायलट पे डाल दिया जाए, लेकिन ये चीज़ें छुपती नहीं है। थिंग्स आर वेरी मच लाउड एंड क्लियर। अगर RT आएगी, RT के साथ आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आप उसकी लाहौर से टेक ऑफ से लेकर एंड तक सारी सॉर्टी के दौरान आप उसकी कन्वर्सेशन सुन लें। अभी जो कन्वर्सेशन हमें आई है उसके मुताबिक तो ये सारा 2 मिनट में सब कुछ हो गया। उसमें कहीं उसने उसी RT के दौरान ही उसने गो राउंड की रिक्वेस्ट मांगी है जब उसको पता चला कि मेरे लैंडिंग गियर्स नहीं खुल रहे हैं। तो विद इन आफ्टर 15 सेकंड्स उसको गो राउंड के लिए उसने उसको दिया है सिग्नल, क्लियर किया कि टर्न टू रनवे हेडिंग 110 के ऊपर आप लेफ्ट टर्न ले लें और उसके बाद उसने हाइट उसको लेकिन उमर भाई मुझे ये बताएं कि जिस तरह जफर इकबाल साहब फरमा रहे हैं कि 1 साल के बाद अगर पायलट आ रहा है और अपनी सीट के ऊपर बैठ रहा है तो जाहिर है कि एक साल का तो बड़ा अरसा है ना पायलट के लिए, तो आप समझते हैं ये जस्टिफाइबल? नहीं 1 साल वाली तो बात सवाल ही पैदा नहीं होता। ये अभी ये सिर्फ 1 महीने जो शट डाउन था पीरियड था, ये तो रेगुलर फ्लाई कर रहे थे क्या है, और ये 1 साल वाली बात गलत है। उसमें ये नहीं कहा 1 साल बाद, मैंने एक मिसाल दी थी कार की कि कार में 1 साल बाद भी बैठे तो पता नहीं चलता, तो जहाज में 10 दिन बाद भी बैठे तो अच्छा लगता है। यानी ये नहीं कहा कि ये पायलट 1 साल बाद बैठे नहीं, प्रैक्टिस जो है वो आप आउट ऑफ प्रैक्टिस भी तो हो जाते हैं ना, बॉडी भी आपकी उस तरह की एक्लिमेटाइज नहीं कर पाती है। नहीं ऐसी बात नहीं है। आप जिस तरह गाड़ी चला आप के पास एक प्रॉपर चेकलिस्ट होता है, प्रोसीजर होता है स्टार्टअप से लेकर इंजन शटडाउन तक, उसको फॉलो करते हैं। और उसमें सिर्फ इसमें कैप्टन सजाद गुल ही नहीं थे, उसमें को पायलट था और ही वाज एज गुड एज कैप्टन सजाद गुल वाज केपेबल टू लैंड दिस एयरक्राफ्ट। बोथ पायलट्स वर कॉम्पिटेंट और दोनों लाहौर से थे। और क्या कहते हैं, इसमें ह्यूमन एरर को तो बिल्कुल ही मेरा ख्याल है कि रूल आउट कर देना चाहिए। अब बात देखनी आएगी कि ये क्या फ्लाई बाय वायर था, ये वह जहाज खड़ा रहा। आपको पता है एयरपोर्ट के ऊपर फ्लाई बाय वायर के साथ बहुत सारे इंसिडेंट्स हुए, चूहे ने अगर तारे काट दी हैं या कुछ हुआ है, कोई वजह हुई है, इलेक्ट्रिकल फेल्योर हुआ है जिसमें सारा सिस्टम ही कोलैप्स कर गया, ना लैंडिंग गियर्स नहीं खुले, जहाज के इंजन पैक कर गए हैं। तो ये देखना 2 मिनट में हुआ है सब कुछ। या तो होता है ना कि ये पीछे से कोई मसला आता अभी ये पता चल जाएगा कि ये जैसे बड़ा क्लियर है इसको। और सिर्फ एक हमारा जो रेडियो है ATC वो इसको रिकॉर्ड नहीं कर रहा होता, बल्कि इसकी रिकॉर्डिंग जो दूसरी फ्लाइट्स हैं जो लैंड करनी है या टेक ऑफ करनी है या लाइन अप हो रहे हैं, उनके पास भी सारा वो कॉकपिट में सब सारी ये सुन रहे होते हैं वॉइस कन्वर्सेशन। ठीक है, तो जफर इकबाल साहब आपसे मैं पूछना चाहूंगा, आपको आवाज आ रही है ना? जफर इकबाल साहब, कैन यू हियर मी? मुझे आ रही है आवाज। अच्छा, मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान में इतने एक्सीडेंट्स क्यों होते हैं? ये भी एक लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि पाकिस्तान में इतने एक्सीडेंट्स क्यों हो रहे हैं, जबकि इस वक्त दुनिया में एयर ट्रैवल जो है वो तकरीबन फ्लॉलेस हो चुका हुआ है। मतलब बहुत ज्यादा उन्होंने इतनी टेक्नोलॉजी को एडवांस कर लिया हुआ है कि जहाँ पे अब वो हर चीज को पहले से फोरसी कर रहे होते हैं। तो वहां पे पाकिस्तान में इतने ज्यादा क्यों हो रहे हैं एक्सीडेंट्स?
ये बात आपकी सही भी है और नहीं भी सही। अभी आपने देखा होगा कि ये बोइंग 737 का 800 मैक्स जो लेटेस्ट जहाज था, उसमें कितने क्रैशेस हुए। इंडोनेशिया में क्रैश हुआ टेक ऑफ करते ही, दूसरे में हुआ, तीसरे में हुआ। हालांकि उनकी टेक्नोलॉजी बेहतरीन है, और ये भी पता चला कि वो पायलट्स को ट्रेन कर रहे थे और फिर भी कोई हैंडलिंग में इशू हुआ। लेकिन आपकी बात फिर भी दुरुस्त है कि रिलेटिवली पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट है। अगर आप कहते पैसिफिक को देखें, इत्तेहाद को देखें, कैंटस को देखें, उनमें कभी एक्सीडेंट नहीं होता। मेरा ख्याल ये है कि जो हमारा लेवल ऑफ प्रोफेशनलिज्म एट टेक्नीशियन लेवल है, वो बहुत ही फ़र्क है। अच्छा, अब देखें पाकिस्तान में क्या कल्चर है। अगर आपने मकान बनाना है तो आप सर पे खड़े होंगे तो काम दुरुस्त होगा। अगर आप गाड़ी रिपेयर हो रही है तो आप वहाँ खड़े होंगे तो आपको यकीन होगा कि इसने वाकई ऑयल फिल्टर चेंज किया है, इसने वाकई फलानी चीज़ चेंज की है। तो ये सारी चीज़ें हमारे एक कल्चर में है। मैं ये नहीं कहता कि एविएशन में भी वो हो रहा है, लेकिन मुझे ये भी याद है कि राजी एयर का वो तस्वीर मुझे कभी नहीं भूलती, जिसका कि टायर जो था वो एक साइकिल वाली दुकान पे खड़ा हुआ था। और जो बोझा एयर का क्या प्रॉब्लम हुआ था कि बोझा साहब एक आम वो थे, बिजनेसमैन थे, और वो उन्होंने ये फैसला किया कि अगर कार 3000 किलोमीटर बाद आप तेल चेंज नहीं करते और 4000 बाद किलोमीटर कर लेते तो कुछ नहीं होता। तो उन्होंने उसके जो रिप्लेसेबल आइटम थे उनको डिले किया। तो वो जब एयर लिंगस आयरलैंड की कंपनी थी जहाँ से उन्होंने वो उसको एयर लीज पे लिया था, उन्होंने देखा कि ये तो हमसे वो जो चीज़ें इक्विपमेंट मंगवाना था वो मंगवा नहीं रहे। तो उन्होंने उनसे पूछा, उनका कोई बात नहीं, हम अगले महीने मंगवा लेंगे। तो उनका नहीं भाई, ये तो हवाई जहाज है, ये कोई कार तो नहीं है। तो उसको उन्होंने फिर सिविल एविएशन से की और उन्होंने उनके जहाज को इम्पाउंड कर लिया लाहौर में, और वहाँ वो 2 महीने जहाज खड़ा रहा। तो हम लोग जनरली लैक्स हैं एज अ नेशन, हर चीज़ में लैक्स हैं। आप कोरोना को देख लें, अभी केसेस बढ़ना शुरू हो गए क्योंकि हुकूमत ने नरमी की, हमने हर चीज़ को वायलेट किया। तो ये एक एज ए नेशन हमारा वो करेक्टर है जिसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। ये गोरों में नहीं है, जिम्बाब्वे वालों में नहीं है। वो अकेला बैठा हुआ बंदा काम करेगा, उसको सुपरवाइज करने की ज़रूरत नहीं है। तो हमें हर चीज़ पे हर वक्त सुपरवाइज करने की ज़रूरत होती है। तो ये एक नेशनल करेक्टर है जिसमें कहीं लैक्सिटी आती है। एविएशन में आमतौर पे ऐसे नहीं होता, लेकिन मैंने देखा कि बोझा में इस तरह हुआ, राजी में इस तरह हुआ, हजवेरी वालों में इस तरह हुआ। तो ये वो चीज़ है जो हमें अपने आप को नेशनल हम चीज़ों को अपने ओन लेवल पे जिम्मेदारी समझ के पूरी करें, और लाजमी नहीं कि हमारे ऊपर एक सुपरवाइजर बैठा हो। तो ये बात मैं तस्लीम करता हूँ कि हमारे फ्लाइट सेफ्टी जो सिस्टम्स हैं, जो सिविल एविएशन के सिस्टम हैं, उनकी जो आप देखें शायद पाकिस्तान वो उन मुल्कों में से है जहाँ घर बैठे आपको ड्राइविंग लाइसेंस मिल जाता है। जहाँ आप बैठे हैं वहाँ तो नहीं मिलता। अच्छा, हमारे यहाँ ये आप वायलेशन भी करते रहे तो वो नहीं जो आपको तो मेरा ये ख्याल है कि हाँ, एक जनरलाइज तो हम ये चीज़ कर सकते हैं, लेकिन एविएशन में शायद इस तरह ना हो, लेकिन एक्सीडेंट्स हमारे रेट बहुत हाई है और वी नीड टू लुक। ठीक है कैप्टन उमैर, आपका एको आ रहा है। कैप्टन उमैर, आपकी आवाज जो है उसमें एको आ रही है। मैं आपको नाउ इट्स क्लियर। ये क्लियर तो है, लेकिन आप बदल ली है थोड़ा सा, जरा आपको आवाज आ रही है? जी मुझे आ रही है आवाज। अच्छा, ये देखें कि प्रोफेशनली हमारे जो टेक्नीशियंस हैं उनमें कोई गड़बड़ भी नजर आती है। तो ये अब देखें ना, अगर एक मेटल वाला एक पंक्चर लगा देता है उसका तो चले छोटा सा नुकसान होगा, लेकिन अगर बस का टेक्नीशियन गड़बड़ करता है तो वो ले देता है। ये देखना पड़ेगा कि मैंने आपसे जैसे पहले कि इसकी जो इस एयरक्राफ्ट की मेंटेनेंस के लिए क्या, क्योंकि ये कौन सी लीज थी, वेट लीज थी या ड्राई लीज थी, तो उसमें मेंटेनेंस किसके पास थी इस जहाज़ की, और क्या उसकी प्रॉपर मेंटेनेंस हो रही थी। और मुझे तो मेंटेनेंस लैब्स लगता है ये वेरी सिंपल केस। आप देखें कि एक 1.25 घंटे की सॉर्टी उसने कर ली और उसके बाद आते साथ ही 75% पावर के ऊपर इंजन क्रैश कर जाते हैं। तो ये तो बड़ा मुझे समझ नहीं आ रही कि क्या यानी क्या कहूँ मैं इसके बारे में।
वेरी सैड, वेरी देखे ना ये छोटी बात नहीं है। आज खानदान जो है उनमें सफ़े मातम, ये कोई छोटी बात तो नहीं। बहुत इम्पोर्टेंट लोग इसमें जिनकी डेथ हुई है, जो पायलट्स थे, एक हमारे बचपन के दोस्त शेरदिल के बेटे खालिद शेरदिल के साथ मैं उस वक्त से इसको जानता हूँ जब वो अपने बाप की उंगली पकड़ के वो वॉक करने आता था, और बड़ा ये इस बार से वेरी हम्बल और बड़ा बहुत ही जीनियस बच्चा था ये। और खालिद शेरदिल की डेथ होगी इसमें, और भी कुछ सहाफ़ी हैं, तो उनकी हर आदमी इंसान के लिए तो कीमती है। दिस इज अ ग्रेट नेग्लिजेंस। देखना अभी आ जाएगा पता। आरटी इसी पे जोर दें आप, मीडिया के लोग के, जो जितनी भी इसकी कन्वर्सेशन है उसको पब्लिक किया जाए, उससे जो सारे इसमें पाकिस्तान में बहुत ये ओवर द हुई है ना हमारे यहाँ कमेंट्स भी आ रहे हैं लोगों के मुशाहिदुल्लाह खान जो और इस तरह की उनका घटेगा जी बिल्कुल। तो ये अल्लाह ताला इसमें मैं मेरा इसको वाइंड अप कर मैं चाहूंगा कि जरा थोड़ा जफर इकबाल साहब से भी बात की जाए और उनसे पूछ लें कि फाइनल कमेंट्स क्या हैं। जफर इकबाल साहब, फाइनली व्हाट डू यू मेक ऑफ इट? अब हमें आगे एज अ नेशन कैन यू हियर मी जफर भाई? अभी आपकी आवाज आई मुझे। मैंने कहा कि एज ए नेशन नाउ व्हाट नेक्स्ट, क्या करें हम लोग? हर आदमी अगर अपने आप को दुरुस्त कर ले, हर आदमी ये फैसला कर ले कि आज से मैंने बिल्कुल सही काम करना है, कानून को फॉलो करना है, ओबे करना है, तो ये काम दुरुस्त हो सकता है। लेकिन कौम जो होती है, लोग होते हैं, वो हर बंदा खुद फैसला करता नहीं है। लीडरशिप उनको जिस रास्ते पे लगाती है तो वो लग जाते हैं। तो ये मेरा ख्याल है अपना फंक्शन तो इसमें है ही, लेकिन लीडरशिप फंक्शन बहुत ज़्यादा है। एक साहब अगर खड़े होके, जिस तरह कैप्टन होता है वो आपको एक साइड पे ले जाता है, जहाज का कैप्टन होता है, तो आप चले जाते हैं, फॉर्मेशन फ्लाइंग हो रही होती है, तो बाकी सारे जहाज लीडर की तरफ देख रहे होते हैं कि वो क्या कैसे फ्लाई करता है। अगर वो जहाज को जमीन में ले जाए, पूरी फॉर्मेशन जमीन में चली जाती है। ठीक है, तो लीडरशिप फंक्शन है कि लीडरशिप पहले अपने आप को साफ करके पेश करे और फिर कहे कि जी हमारे पीछे चलो। तो और मोटिवेशन की हमें बहुत ज़रूरत है, क्योंकि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अरसा दराज से हम लोगों को आदत हमारे ऊपर बहुत मट्टी पड़ चुकी है, तो उसको साफ करना, क्लींस करना। फॉर्चुनेटली हमारे पास रोल मॉडल के बेहतरीन मॉडल हैं, कुरान पाक हमारे पास मौजूद है। तो हमें लेकिन आपस में अगर ये खिच छोड़ के, तो हम एक चीज़ को अपना के उसके ऊपर चल पड़े, दूसरों को खींचने के बजाय चल पड़े और कहें हमने हर काम दुरुस्त ही करना है और गलत चीज़ को टॉलरेट नहीं करना, बैक हैंड कोई काम नहीं करना, हमने रेड लाइट में से नहीं गुजरना, चाहे वहाँ कोई खड़ा हो या ना खड़ा हो, तो फिर ही ये काम हो सकता है। हमने दूध में पानी नहीं मिलाना, फिर ही ये काम हो सकता है, वरना नहीं। तो इसके लिए हमारी सारी कौम को मोटिवेट होना पड़ेगा, और मोटिवेट करना लीडरशिप का काम होता है। वैसे ज़फ़र इकबाल साहब, जो आपने बातें बताई हैं ना, ये सारी सुन के तो मुझे लगता है कि आप बेसिकली ये कह रहे हैं कि एक काम होने वाला नहीं है। वैसे हुई गल मैंने तो इंज लगता है। अल्लाह रहम करे, नॉट इन द प्रेजेंट सिनेरियो। अल्लाह रहम करे। और मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही बदनसीबी की बात है हमारे लिए। जी, हम लोग देखें ना, दूध तो भैंस देती है, तो अल्लाह मियां तो उसमें पानी नहीं मिलाता। ठीक बात। तरबूज तो अल्लाह मियां कर देता है, उसके अंदर टीका अल्लाह मियां नहीं लगाता। ग्रीन लाइट, रेड लाइट लगी होती है, अल्लाह मियां में पकड़ के नहीं कहता कि इसमें से गुजरो। ठीक बात। और मैं हर रोज देखता हूँ कि रेड लाइट में से लोग गुजर रहे होते हैं और ग्रीन लाइट वाले खड़े होते हैं। हर रोज मैं देखता हूँ कि मोटरवे कितनी साफ सुथरी है, उसके आगे गाड़ी जा रही होती है, वो बंदा अंदर से किन्नू पील करता है और बाहर रोड के ऊपर वो फेंकता है। अब ये काम तो अल्लाह मियां ने नहीं करना ना, ये तो हमने करना है। तो ये हमारे जो काम है, इनको दुरुस्त करना हमारा काम है कि हम कोई गलत काम ना करें और दूसरा बंदा जो गलत काम होने ना दे, उसको इम्प्लीमेंट भी कर दे, खुद बंदा क्लीन हो, तभी ये काम होगा, वरना नहीं होगा। ठीक बात।
अल्लाह ताला हमारी रहनुमाई करे। जफर इकबाल साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लॉन्ग टाइम नो सी, बड़े दिनों के बाद आपसे मुलाकात हुई है और बड़ा अच्छा से मुलाकात करके। और दुआ में याद रखिएगा हमें भी, और मुल्क के लिए भी दुआ करते रहा करें, और पाकिस्तान एयरफोर्स के लिए भी दुआ करते रहा करें, और जो बाकी पायलट्स की कि उनके लिए भी दुआ करते रहा करें। अल्लाह ताला आप सबको आफियत में रखे जी। बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह आपसे रब्ता रहेगा। थैंक यू वेरी मच। और नाजरीन, ये थे जफर इकबाल साहब और कैप्टन उमैर हमारे साथ मौजूद थे, और बहुत ही तफसील से आपको बता रहे थे कि आज का जो यानी जो कल वाक़या हुआ है उसका PIA का हादसा, उसमें क्या क्या टेक्निकल चीज़ें जो थी वो इन्वॉल्व थी। अल्लाह करे कि इसके ऊपर इंक्वायरी हो और उसकी रिपोर्ट सामने आए, और जो रिपोर्ट आए फिर उसके मुताबिक चीज़ों को फिक्स भी किया जाए। तो अल्लाह करे कि पाकिस्तान आफियत में रखे अल्लाह ताला उसको, और ये रमज़ान की बरकतें जितनी भी हैं उनके हवाले से पाकिस्तान आगे बढ़े। और ये जो अभी जफर इकबाल साहब बता रहे थे कि हमारा कैरेक्टर जो है उसको बेहतरी में आना बहुत ज़रूरी है, और वो कैरेक्टर आएगा ऊपर से लीडरशिप की। जब तक लीडरशिप नहीं बेहतर होगी तो नीचे भी उस तरह का ट्रिकल डाउन इफेक्ट नहीं होगा। आखिर में दुआ कि मेरी इज्जत के लिए काफ़ी है कि मैं तेरा ही बंदा हूँ, मेरे फ़ख्र के लिए काफ़ी है कि तू ही मेरा परवरदिगार है। तो बिल्कुल उसी तरह जिस तरह मैं चाहता हूँ मुझे भी उसी तरह बना दे जिस तरह तू चाहता है। स्पुरदम बतोमाए खेचरा तो दानी हिसाब कमो बेचरा। इस तरह किसानों को इजाज़त दीजिए, जल्दी मुलाकात होगी इंशाल्लाह। अल्लाह।